हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत बेहतर होंगे, है ना। राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ रहे थे हम लोग। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, आपने कार्यपालिका की शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, ये दो शक्तियों को देखा था। आज हम राष्ट्रपति की तीसरी शक्तियों को देखेंगे और वो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो आज का टॉपिक है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। तो कौन कौन सी शक्तियां विधायी हैं, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली जो शक्ति है ये समझेंगे आर्टिकल 79 के जरिए। ठीक है। आर्टिकल 79 क्या कहता है? आर्टिकल 79 कहता है कि जो प्रेसिडेंट साहब है यानी राष्ट्रपति साहब है, राष्ट्रपति संसद का अंग होगा। राष्ट्रपति संसद का अंग होगा। ठीक है। यानी राष्ट्रपति को यहां पे संसद का अंग माना गया है। जैसे एक छोटा सा फैक्ट ध्यान रखेंगे, अगर हम संसद के सदन देखेंगे तो संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लेकिन अगर आप संसद के अंग देखोगे, ठीक है, तो संसद के अंग तीन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये होता है। तो आर्टिकल 79 में एकदम स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का अंग होगा। स्पष्ट हुआ। इसके बाद जो विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वो आर्टिकल 85 में है। आर्टिकल 85 क्या कहता है? ये कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद का जो सत्र होता है, सत्र को आहूत करने की शक्ति है। आहूत का मतलब होता है बुलाना। आहूत मतलब बुलाना। ठीक है। और तथा सत्रावसान करने की शक्ति मिली है। सत्रावसान का मतलब होता है कि सत्र को समाप्त करना। ठीक है। तो राष्ट्रपति को सत्र को आहूत करना यानी सत्र को बुलाने की और सत्र को समाप्त करने की शक्ति मिली हुई है। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि जो राष्ट्रपति है ये लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति रखते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति रखते हैं। ठीक है। स्पष्ट हुआ इतना? इसके बाद अच्छा, अब यहां कुछ चीजों को समझते हैं लोग। देखिए, सत्र बुलाना या सत्रवसान क्या करना। देखिए, जो सांसद होते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लोगों के लिए विधि बनाने के लिए 3 सेशन मिलते हैं। ठीक है। 3 सत्र होते हैं। एक सत्र होता है बजट सत्र। ठीक है। पहला सत्र होता है बजट सत्र और दूसरा सत्र होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। ठीक है। ये 3 सेशन होते हैं। तो इस सेशन को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इस सेशन को समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में है। लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है ये भी राष्ट्रपति के पास में है। हम जब लोकसभा पढ़ेंगे तब वहां इसको डिटेल से समझेंगे। तो आप समझ पाए कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 85 के जरिए ये शक्ति मिली हुई है कि वो किसी भी सेशन को बुला सकते हैं और उसको समाप्त कर सकते हैं। स्पष्ट हुआ यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगली जो शक्ति है, इस शक्ति को आर्टिकल 86 में मेंशन किया। आर्टिकल 86 में क्या कहा गया? देखिए, आर्टिकल 86 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति इन्हें संसद एक्सक्यूज मी, तो राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन में और कभी भी सामान्य अभिभाषण की शक्ति मिली हुई है। मतलब किसी भी सदन में राष्ट्रपति जाकर के सामान्य रूप से अभिभाषण कर सकते हैं
और सामान्य रूप से अभिभाषण करने का क्या मतलब होता है? जैसे अभिभाषण का क्या सेंस होता है? अगर आप किसी भाषण को औपचारिक संबोधित कर रहे हैं, औपचारिक रूप से संबोधित कर रहे हैं, तो उसको भाषण ना कह करके अभिभाषण कह दिया जाता है। तो अभिभाषण का जो अर्थ निकलेगा वो यही है कि औपचारिक संबोधन, औपचारिक संबोधन, ठीक है। औपचारिक संबोधन को क्या बोलते हैं? अभिभाषण बोलते हैं। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में जाकर के सामान्य रूप से अभिभाषण दे सकते हैं। बात समझ में? ठीक है। अब देखिए यहां एक चीज और समझिए कि सामान्य अभिभाषण क्या होता है। देखिए जब मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण को राष्ट्रपति देंगे तो वह सामान्य अभिभाषण नहीं होता, विशेष अभिभाषण होता है। लेकिन सामान्य अभिभाषण जो होता है ये मंत्री परिषद के द्वारा तैयार नहीं किया जाता, ये मंत्री परिषद के द्वारा तैयार नहीं किया जाता। बात समझ में? आर्टिकल 86 क्या कहता है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में और कभी भी जाकर के सामान्य अभिभाषण दे सकते हैं। स्पष्ट हुआ? इसके बाद आर्टिकल 87 क्या कहता है? आर्टिकल 87 कहता है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये संसद में विशेष अभिभाषण दे सकते हैं, विशेष अभिभाषण दे सकते हैं। और अभी बताया मैंने कि जब मंत्री परिषद किसी अभिभाषण को तैयार करेगा तो वो जाकर के अभिभाषण के नाम से जाना जाएगा। बात समझ में? तो विशेष अभिभाषण क्या होता है? विशेष अभिभाषण होता है जो मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। स्पष्ट हुआ? ठीक है। अभी जो विशेष अभिभाषण है ये कब कब हो सकता है तो समझेंगे। जब नई लोकसभा बनती है तो उसके प्रथम सेशन में, ठीक है। विशेष अभिभाषण प्रेसिडेंट का कब होता है? जब नई लोकसभा होती है तो नई लोकसभा के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति क्या करेंगे? एक विशेष अभिभाषण करेंगे। बात समझ में? और इसका दूसरा जो यूज होता है वो होता है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में, जो वर्ष का साल का पहला सेशन होगा, पहला सत्र होगा, उस पहले सत्र में भी जो प्रेसिडेंट साहब है वो जाकर के विशेष अभिभाषण करेंगे। अब वर्ष के प्रथम सत्र को जरा समझेंगे यहाँ पे हम लोग। जैसे ये चीज तो एकदम स्पष्ट है कि लोकसभा का जो प्रथम सत्र होगा वहां पे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा आर्टिकल 87 के जरिए। लेकिन वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा, इसका क्या मतलब है जरा समझेंगे। देखिए जैसे जो 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र। जनरली बजट सत्र पहले होता है, लेकिन अगर सत्र का एक छोटा सा नियम है कि साल भर में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। 3 सत्र होते हैं, 3 में से कोई 2 सत्र साल में हर हालत में होने चाहिए, ठीक है। और एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 माह का गैप हो सकता है, उससे ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये सत्र के लिए एक छोटा सा नियम है। अब आप सोचिए, मान लेते हैं किसी वजह से बजट सत्र पेश नहीं हुआ, तो अब पहला जो सत्र होगा वो कौन सा सेशन होगा? कौन सा सत्र होगा? मानसून सत्र होगा। तो मानसून सत्र में राष्ट्रपति साहब आर्टिकल 87 के जरिए विशेष अभिभाषण करेंगे। विशेष अभिभाषण का मतलब होता है मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया गया भाषण। बात समझ में? ये है आर्टिकल 87। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 80 को। देखिए यहां थोड़ा सा एक चीज समझेंगे ना कि आप इस चीज से शायद परेशान हो रहे होंगे कि आर्टिकल 79, 85, 86 आया, 87 आया, अब 80 आ रहा है, तो ये ऐसा क्यों? आप आर्टिकल पर ध्यान नहीं देंगे, आप ये ध्यान देंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, यानी हम शक्तियों को पढ़ रहे हैं और ये शक्तियां अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग जगहों पे मेंशन है। तो इस वजह से आप एक क्रम वाइज आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और विधायी शक्तियों में अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 80, महत्वपूर्ण आर्टिकल 80। तो आर्टिकल 80 क्या कहता है? आर्टिकल 80 कहता है, आर्टिकल 80 कह रहा है कि राज्यसभा में, कहां पे? राज्यसभा में जो मनोनीत लोग होते हैं, राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, इन मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होगी और इनको मनोनीत करेगा कौन? तो इनको मनोनीत करेंगे प्रेसिडेंट साहब। बात समझ में?
राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और ये मनोनीत कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। स्पष्ट हुआ यहां तक? अब देखिए ये जो 12 अधिकतम 12 है, ये ध्यान रखिएगा, ये अधिकतम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते अधिकतम। लेकिन इन 12 अधिकतम लोगों का जब मनोनयन होगा तो उसके 4 आधार है। कितने आधारों पर इनका मनोनयन होगा? 4 आधार। पहला आधार है कला का, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने कला के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र, पहला साहित्य के क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य किया हुआ है, विशेष कार्य किया हुआ है, तो प्रेसिडेंट साहब उसको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर देंगे, ठीक है। दूसरा है कला के क्षेत्र में, ठीक है, कला के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति बहुत शानदार कार्य कर रहा है तो उस शानदार कार्य के बदले प्रेसिडेंट साहब उसको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर देंगे। उसके बाद है विज्ञान, अगर कोई व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य कर रहा है तो राष्ट्रपति साहब उसको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। स्पष्ट हुआ? और लास्ट में आता है कि अगर कोई व्यक्ति समाज सेवा में बहुत तत्पर है तो उसको इस आधार पर भी राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जा सकता है। तो आर्टिकल 80 क्या कहता है? आर्टिकल 80 कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम 12 लोगों का मनोनयन हो सकता है और ये मनोनयन कौन करेंगे? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। प्रेसिडेंट के हाथ में 12 लोगों को राज्यसभा में मेंबर बनाने की शक्ति है। लेकिन ध्यान रखेंगे 12 लोग अधिकतम होने चाहिए, 12 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। और इन 12 लोगों को मनोनीत करने का जो आधार है वो 4 आधार है, साहित्य है, कला है, विज्ञान है और समाज सेवा है। एकदम स्पष्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं एक आर्टिकल और इसी से रिलेटेड है, वो है आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि लोकसभा में, कहां पे? लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन कौन करेगा? मनोनयन कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ये पहले ये सुविधा होती थी, पहले ये व्यवस्था होती थी। अब 2020 में 104वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसमें इसको समाप्त कर दिया गया, एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। बात समझ में? तो वर्तमान समय में क्या ये परिस्थिति है? नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और समझेंगे कि एंग्लो इंडियन होते क्या हैं। एंग्लो इंडियन के लिए बहुत विशेष शर्त यह है, पहली चीज कि वह व्यक्ति भारतीय हो, भारतीय नागरिक हो, ठीक है। व्यक्ति कैसा हो? भारतीय नागरिक हो, ठीक है। और इस व्यक्ति के जो पितृकुल के लोग हैं, पितृकुल माने पापा के लोग, जो पापा हैं, बाबा हैं, दादा हैं, ये लोग पितृकुल के जो लोग हैं ये यूरोपीय देश के होने चाहिए, ठीक है, यूरोपीय देश के होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन मानकों में खरा उतर रहा है तो उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन समझ में आया, ठीक है, कि पितृकुल कहां का होना चाहिए? यूरोपीय होना चाहिए। पितृकुल में कोई भी यूरोप का हो चलेगा, ठीक है। और वह व्यक्ति जिसे एंग्लो इंडियन आप कहेंगे वह व्यक्ति कहां का नागरिक होना चाहिए? भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो आर्टिकल 331 में लोकसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को मनोनयन करने का पहले प्रावधान हुआ करता था, लेकिन 2020 में 104वें संविधान संशोधन के जरिए इस पूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब ये व्यवस्था लागू नहीं है। तो ये कुछ विधायी शक्तियां होंगी। अभी और कुछ विधायी शक्तियां हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखो इसके बाद की विधायी शक्तियां क्या है? इसके बाद की महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां है आर्टिकल 108 में, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में क्या कहा गया? आर्टिकल 108 कहता है कि प्रेसिडेंट के पास इतना पावर है कि वो लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। बात समझ में? आर्टिकल 108 कहता है कि प्रेसिडेंट साहब को इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि वह लोकसभा तथा राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। स्पष्ट हुआ? और ये संयुक्त बैठक कब बुलाएंगे? जब कोई साधारण विधेयक की बात होगी, ठीक है। किसी साधारण विधेयक के लिए प्रेसिडेंट साहब लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। जैसे एक कंडीशन समझते हैं, मान लीजिए कोई साधारण विधेयक है
उस साधारण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो गई है, चीजें फंस गई हैं। अब चीजें सुलझ जाए इसके लिए प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर है कि लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक बुला लेंगे और विधेयक में जो भी समस्याएं आ रही हैं पास होने से उसका निस्तारण किया जा सकता है। स्पष्ट हुआ? अब थोड़ा सा देखते हैं कि विधेयक के मामले में प्रेसिडेंट साहब को क्या क्या पावर है। आपको मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था विधेयक क्या होता है, ठीक है। किसी भी कानून का जो प्रस्ताव होता है वह होता है विधेयक। जब सदनों से, दोनों सदनों से यानी लोकसभा से और राज्यसभा से परमिशन मिल जाती है और उसके बाद फाइनली उस पर जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो वह बन जाता है, वह विधेयक बन जाता है, एक्ट यानी अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो जरा अब हम देखते हैं कि विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है। देखिए, कोई भी विधेयक जो होगा या तो लोकसभा में से जाएगा या तो राज्यसभा में जाएगा, कहीं से शुरू होगा। हर एक विधेयक अलग अलग जगहों से शुरू होते हैं, कहीं कोई कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। जब हम विधेयक पढ़ेंगे तो वहां इन चीजों को चर्चा करेंगे। तो विधेयक कहां जाएगा, या तो लोकसभा में जाएगा या तो राज्यसभा में। लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में, राज्यसभा से पारित होकर के लोकसभा में, और उसके बाद फाइनल कहां जाएगा, फाइनल जाएगा प्रेसिडेंट के पास में, राष्ट्रपति के पास में। अब राष्ट्रपति ने अगर स्वीकृत कर दिया, राष्ट्रपति के पास अब यहां क्या क्या शक्तियां हैं वो देखते हैं। अगर राष्ट्रपति ने इस विधेयक को स्वीकृत कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, तो तुरंत वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। हो सकता है कि राष्ट्रपति साहब को ये समझ में आए कि जो कानून मेरे पास आया है, जो विधेयक मेरे पास आया है, ये विधेयक बहुत उचित नहीं है, हमारे देश के लोगों को ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। तो प्रेसिडेंट को ये भी वहां पे अधिकार मिला हुआ है कि ये इसे अस्वीकृत भी कर दे, है ना, इसको वो अस्वीकृत भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेसिडेंट के पास एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति है। तो प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। लेकिन फिर आपको मालूम है, अगर पुनर्विचार के लिए, अच्छा जैसे मान लेते हैं कि लोकसभा से प्रेसिडेंट के पास गया है तो पुनर्विचार के लिए कहां जाएगा, लोकसभा में। अगर राज्यसभा के पास से प्रेसिडेंट के पास में गया है तो पुनर्विचार के लिए कहां लौटेगा, राज्यसभा में। यानी जहां से प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगी आपकी विधेयक, आपका जो बिल है, उसी के पास पुनर्विचार के लिए लौटेगा। स्पष्ट हुआ? और अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया और फिर से लोकसभा ने या राज्यसभा ने पुनर्विचार के बाद वापस भेजा बिल, वापस अगर बिल भेजा तो अब इस बिल को राष्ट्रपति साहब स्वीकृत करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। बात समझ में? एक बार प्रेसिडेंट के पास पुनर्विचार करने का पूरा मौका होता है, ये वापस भेजेंगे जिस सदन से आया था उसी सदन में। और अगर सदन ने वापस प्रेसिडेंट को भेज दिया, चाहे संशोधन करके या बिना संशोधन के, जैसे प्रेसिडेंट साहब को कुछ लगा कि इसमें पुनर्विचार करने की जरूरत है, तो चाहे वह पुनर्विचार हो या ना हो, अगर वापस से प्रेसिडेंट के पास आ गया तो अब प्रेसिडेंट उसको स्वीकृत करने के लिए पूरी तरीके से बाध्य है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक के मामले में प्रेसिडेंट साहब पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि धन विधेयक पहले ही प्रेसिडेंट की मंजूरी से ही पेश किया जाता है। तो जब पहले से ही धन विधेयक में प्रेसिडेंट की मंजूरी रहती है तो वापस से प्रेसिडेंट उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेंगे। स्पष्ट हुआ? ठीक है, तो ये 108 में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रेसिडेंट को मिली हुई है। अब हम देखते हैं और एक इंपॉर्टेंट विधायी शक्ति, वो क्या है, देखिए आर्टिकल ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 1, 2, 3। आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट को यह पावर मिला हुआ है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास में है, करने की शक्ति आर्टिकल 1, 2, 3 के हिसाब से किसके पास में है, तो हम कहेंगे प्रेसिडेंट के पास में है। अध्यादेश क्या होता है, ये एक छोटे समय का कानून होता है, यानी हम कहें अल्पावधि का यह क्या होता है, एक कानून होता है। बात समझ में? और ये कानून तब बनाया जाता है या प्रेसिडेंट साहब अध्यादेश तब जारी करते हैं जब सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है, जब सदन का सत्र ना चल रहा हो। ठीक है, ना चल रहा हो। अब ये कौन सी परिस्थिति हो सकती है, जैसे कोविड टाइम की एक परिस्थिति हो गई थी, है ना, कि उस ड्यूरेशन में सदन का सत्र नहीं चल सकता है। तो वैसे परिस्थिति में अगर किसी कानून की जरूरत पड़ेगी तो वो कानून कहां से बनेगा, प्रेसिडेंट के अध्यादेश से बनेगा। बात समझ में? या जैसे आपको मैंने बताया कि जो सत्र होते हैं, नियम ये है कि सदन में जो
एक साल का जो सत्र होता है ये मिनिमम कितने सत्र चल सकते हैं, 2 सत्र चल सकते हैं। मान लो पहला सत्र चला और दूसरा सत्र चल गया, लेकिन इसके बीच में जो गैप होती है वो होती है 6 मंथ की। अब इस 6 मंथ के बीच में मान लेते हैं इस ड्यूरेशन में जो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होते हैं छुट्टी पर होते हैं, इनको कानून बनाने का अब काम नहीं रह जाता। तो अब इस ड्यूरेशन में, इस काल में मान लेते हैं कोई ऐसे कानून की जरूरत पड़ गई जो देश के लिए आवश्यक है, राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है, तो ऐसे परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करके प्रेसिडेंट साहब कानून बना सकते हैं। स्पष्ट हुआ? ठीक है। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि जो प्रेसिडेंट साहब अध्यादेश जारी करेंगे ये अधिकतम 6 महीने तक काम करेगा। ठीक है, अधिकतम कितने मंथ तक? 6 मंथ तक काम करेगा। लेकिन अब इसमें एक और फैक्ट समझेंगे, 6 महीने तक तो अधिकतम काम करेगा ही करेगा वो अध्यादेश, वो कानून। लेकिन अब जैसे मान लो सत्र शुरू हो गया, अध्यादेश जारी हो गया, और अध्यादेश जारी होने के 6 महीने तक मान लो वो नियम चला, वो कानून चला। अब सत्र शुरू हो गया। अब अगर सत्र शुरू हो गया है तो उस नियम पर फिर से वोटिंग होगी। अगर वोटिंग हो गई इसके फेवर में तो ये पारित मान लिया जाएगा, ये कानून अप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद सत्र शुरू हो गया तो सत्र शुरू होने के बाद 6 हफ्तों का और टाइम होता है, 6 सप्ताह का टाइम और होता है उस कानून को बने रहने के लिए, उस कानून को परमानेंट करने के लिए या कानून को समाप्त करने के लिए जो अध्यादेश से बना है। कैसे 6 सप्ताह? जैसे जब सत्र शुरू हो जाएगा तो सत्र के शुरू होने की तिथि से लेकर के 6 सप्ताह का टाइम रहता है सांसदों के पास में कि इस 6 सप्ताह में इस कानून को पारित करा देना है या इस कानून को खत्म करना है, क्या करना है, इसके पूरे मतलब इसके लिए पूरा टाइम होता है। तो इसका मतलब ये है कि अध्यादेश का जो कानून है वो 6 महीने 6 सप्ताह तक चल सकता है। बात समझ में? अध्यादेश का कानून कितने टाइम से कितने टाइम तक चल सकता है? 6 महीने से 6 सप्ताह तक। बात समझ में? अब यहां एक फैक्ट और समझेंगे। जैसे देखिए सत्र जो होता है, लोकसभा का सत्र और राज्यसभा का सत्र एक साथ चले जरूरी है क्या? नहीं, एक साथ चले ये जरूरी नहीं है। अब मान के चल रहे हैं हम लोग कि जैसे लोकसभा का सत्र ये पहले स्टार्ट हो गया, लोकसभा का सत्र क्या हुआ? पहले स्टार्ट हो गया, और राज्यसभा का सत्र जो है ये बाद में स्टार्ट हुआ। तो ये जो 6 सप्ताह माने जाएंगे वो ये बाद वाले के शुरू होने की तिथि से माने जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, ये राज्यसभा जो बाद में अपना सत्र शुरू कर रही है, ये जो 6 सप्ताह है ये इसी बाद वाले सत्र की तिथि से 6 सप्ताह आगे काउंट किया जाएगा। एकदम स्पष्ट हुआ? ठीक है। हाँ, ध्यान रखेंगे एक चीज और, अध्यादेश की शक्ति इस रूप में नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब अध्यादेश जारी करके संविधान संशोधन कर सके। संविधान संशोधन अध्यादेश के जरिए नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। समझे? क्योंकि उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब देखिए अध्यादेश जारी करने के ना कुछ अपनी आलोचनाएं हैं, कुछ अपने नुकसान भी हैं। जैसे आलोचनाएं क्या है? पहली आलोचना ये है कि कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है? विधायिका के पास में। कानून बनाने की शक्ति किसके पास में? विधायिका के पास में। राष्ट्रपति जो है ये क्या है? कार्यपालिका है। राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका है। तो हम ये देखते हैं कि कार्यपालिका के द्वारा विधायिका का कार्य किया जा रहा है। बात समझ में? तो कार्यपालिका के द्वारा अगर विधायिका का कार्य किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं विधायिका की शक्तियों का हनन हो रहा है। तो ये एक आलोचना, बड़ी आलोचना देखने को मिलती है। कई जगहों पे ये आलोचना देखने को मिली कि जो अध्यादेश की शक्ति है, ये अध्यादेश की शक्ति राजनीतिक पार्टी को फायदा के लिए किया जा सकता है। ठीक है, राजनीतिक फायदे के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। और अगर राजनीतिक फायदे के लिए किया जाएगा तो जो क्या नाम है, कार्यपालिका है, कार्यपालिका तानाशाह हो सकती है इनका प्रयोग करके, है ना। तो ये अध्यादेश की कुछ अपने नुकसान भी हैं, पर महत्व भी ज्यादा है। जैसे महत्व क्या है कि बाय द वे संसद का सत्र नहीं चल रहा है या कोई ऐसी परिस्थिति देश में आ गई है जिस सेशन में कानून नहीं बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके उस ड्यूरेशन में कानून बनाया जा सकता है। तो इसके अपने महत्व हैं और इसकी अपनी आलोचनाएं हैं। ठीक है, तो आप समझ पाए विधायी शक्तियां। अभी इसके बाद हम लोग कल वाले टॉपिक में वीटो को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।